डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। मैथिली ठाकुर प्रसिद्ध भारतीय गायिका। आनंद कुमार फाउंडर ऑफ सुपर 30। अनिल अग्रवाल फाउंडर ऑफ वेदांत रिसोर्सेस। पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता। इन सब महापुरुष ने भारत का नाम रोशन किया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सब का जन्म बिहार पे हुआ है। अगर रामायण काल को याद करें तो माता सीता की याद आती है। अगर महाभारत काल को याद करें तो कर्ण की याद आती है। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो आज भी वैशाली का गणतंत्र पूरे विश्व में सिरमौर है। ये वही बिहार है जहाँ बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे राजा जन्म लिए थे। यही नहीं, यहाँ पे चाणक्य, कालिदास और आर्यभट्ट जैसे विद्वान भी जन्म लिए थे। इसी पवित्र भूमि पर दुनिया का दो सबसे प्राचीन धर्म यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ था। उस वक्त नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी को दुनिया भर से छात्र पढ़ाई करने के लिए बिहार आते थे। Nalanda is one of the greatest universities of the world, where students had come from different parts of the world. One of the most important curriculum that was taught in Nalanda was Chikitsa Vidya, means medical education. And people forgot about Nalanda University, about Buddha also. This is the biggest ever excavated university in the whole world. जो बिहार दुनिया का ज्ञान और शक्ति का केंद्र था, आज उस बिहार का नाम सुनते ही अनएजुकेटेड, क्राइम और गरीब सामने आता है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे हु इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया तो फर्स्ट नाम बिहार आएगा, क्योंकि बिहार का पर कैपिटल इनकम 76,490 रुपीज है, जबकि इंडिया का रिचेस्ट स्टेट यानी सिक्किम का पर कैपिटल इनकम 7 लाख से ऊपर है। आप क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंस कितना बड़ा है। जो बिहार कभी दुनिया का सबसे धनी राज्य हुआ करता था, आज वो इतना गरीब कैसे हुआ? बिहार का गरीब होने के पीछे 3 मेन रीजन है, क्योंकि बिहार को 3 अलग अलग फेजेस में लूटा गया। पहले ब्रिटिश राज ने लूटा, सेकंड लाइसेंस राज ने लूटा, देन जो कुछ भी बचा था उसको जंगल राज ने लूट लिया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रिटिशर्स ने कैसे बिहार को लूटा। बिहार का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट कंडीशन माना जाता है, क्योंकि बिहार में मेजरली गंगा नदी के साथ और 14 नदी बहता है। इसके चलते बिहार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाकी स्टेट से ज्यादा होता है। इसके साथ ही बिहार का जो एनिसेंट रूलर थे मौर्यज एंड गुप्ता ने गंगा नदी का स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करते हुए बिहार को एशिया का ट्रेडिंग हब बनाए थे। उस समय बिहार से स्पाइसेस, सिल्क, राइस, इवोरी और जेमस्टोन जैसे लग्जरी गुड्स को मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अरब और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता था। इसके चलते बिहार का इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। इस बात को ब्रिटिशर्स ने भली बातें जानते थे। इसके चलते ब्रिटिशर्स ने बिहार को टारगेट किया। बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद बिहार का बुरा वक्त शुरू हो गया। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार मिल गया। अधिकार मिलते ही ब्रिटिशर्स ने लैंड टैक्स को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया, यानी जो किसान पहले 100 केजी अनाज पर 10 केजी अनाज टैक्स की तौर पर दे रहा था, अभी वो ब्रिटिशर को 100 केजी अनाज पर 50 केजी अनाज टैक्स पर देता था। इतना टैक्स लेने के बाद भी ब्रिटिशर का पेट नहीं भरा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हजारों किसानों से टैक्स कलेक्शन करने में ब्रिटिशर को दिक्कत हो रहा था। इसी एक्ट के चलते ब्रिटिशर्स और किसान के बीच में एक मिडिलमैन यानी जमींदार का जन्म हुआ। किसानों से सारा जमीन छीनकर जमींदार को दिया गया और हर साल हर जमींदार को टैक्स की तौर पर एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर को देने के लिए एग्रीमेंट किया गया। ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर अमाउंट को ज्यादा रखे थे, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर कोई जमींदार ठीक टाइम पर टैक्स नहीं देता था, उससे उसका जमीन छीनकर दूसरे जमींदार को दिया जाता था। If zamindars failed to pay the required tax, their land could be seized.
यहाँ पे ब्रिटिशर और जमींदार के बीच में तो एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन जमींदार और किसान के बीच में किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसके चलते 100 केजी अनाज पर 80 केजी ब्रिटिशर्स टैक्स ले लेते थे, बाकी 20 केजी पर जमींदार अपना मनमानी चलाता था। किसान को अपना हक का हिस्सा नहीं मिलता था। इसका रिजल्ट खेती पर किसान का इंटरेस्ट कम हो गया और किसान का सारा सेविंग्स ड्रेन आउट हो गया और बिहार का किसान धीरे धीरे गरीब होते रहे। बस इतने में ब्रिटिशर का मन नहीं भरा। ब्रिटिशर्स ने इंडियन मेड प्रोडक्ट पर 80% तक टैक्स लगा दिया और ब्रिटिश प्रोडक्ट पर 0% टैक्स। इसके चलते मार्केट में इंडियन मेड प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉस्टली हो गया और ब्रिटिश प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते में मिलने लगा। मजबूरन लोगों ने ब्रिटिश प्रोडक्ट को खरीदने लगे। इंडियन प्रोडक्ट सेल कम होने के कारण बिहार में फैक्ट्रीज बंद हुआ, बिजनेसमैन बर्बाद हुए, लोगों में प्रोडक्टिविटी कमी और बिहार का जनता गरीब होते रहे। मगर ब्रिटिशर बिहार को The British didn't care about people's suffering. Their only goal was revenue. But here's the harsh truth. Even during droughts or floods, farmers had to pay full tax. 200 साल लूटने के बाद आखिरकार इंडिया को 1947 में आजादी मिला। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. अब बिहार एक नया उम्मीद पर था, क्योंकि बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेस आयरन, कोल और मिनरल का भरमार था, जबकि बाकी स्टेट यानी तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के पास ये रिसोर्सेस काफी ज्यादा कम था। ज्यादा रिसोर्सेस होने के कारण बिहार को ज्यादा इंडस्ट्रीज आने वाला था, मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि 1952 को भारत सरकार ने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू किया। इसके चलते मिनरल्स का ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो गया। यानी आप अगर बिहार से मिनरल इंडिया का किसी भी स्टेट को लेते हो, इसका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट सेम रखा गया। इसके चलते जो भी इंडस्ट्रीज बिहार को आने के लिए इंटरेस्टेड थे, वो अपना इंडस्ट्रीज को कोस्टल एरिया में शिफ्ट कर दी। इस पॉलिसी के चलते बिहार में इंडस्ट्रीज आना बंद हो गई। जो भी इंडस्ट्रीज बिहार में थे वो कोस्टल एरिया को माइग्रेट हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। बिहार सिर्फ एक रिसोर्सेज सप्लायर बन के रह गया। इस पॉलिसी का इम्पैक्ट ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट पे दिखा जा सकता है। इस समय इंडिया में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ता था और बिजनेस का प्रोडक्शन और सप्लाई गवर्नमेंट डिसाइड करता था। इसके चलते इस टाइम पीरियड को इंडिया का लाइसेंस राज कहा जाता है। ऐसे ही 40 साल तक चलता रहा। इसी दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन गए। जब 1993 को इस पॉलिसी को हटाया गया, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एजुकेशन, हेल्थ केयर बाकी स्टेट से काफी ज्यादा पीछे जा चुका था और बिहार अंदर से खोखला हो चुका था। बस इतना कम नहीं था, साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। अलग होते ही बिहार से 70% इंडस्ट्रीज और 60% रेवेन्यू झारखंड को चला गया। इसके चलते बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम का रेट और Over the years, Bihar has often been in the headlines for its crime rate. It's not just news, it's daily life. Fear, insecurity, and uncertainty become a part of routine. साल 1990 में बिहार में गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुई। 1990 से 2005 तक बिहार का सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बने। खासतौर पर इस टाइम पीरियड को बिहार का जंगल राज कहा जाता है। पहले बिहार में अपर कास्ट लोग पॉलिटिकली एक्टिव थे। लालू जी आने के बाद सोशल जस्टिस के कारण पॉलिटिक्स किया और बैकवर्ड कम्युनिटीज को पॉलिटिकली एम्पावर भी किया। इनिशियली ये स्टेप सबको अच्छा लगा, मगर धीरे धीरे सिस्टम में नेपोटिज्म, करप्शन और क्राइम बढ़ते गए। इसी दौरान बिहार में एक नया नाम यानी बाहुबली सामने आया। बाहुबली वो लोग थे जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल था। बिहार सरकार ने इनको पॉलिटिक्स में एंट्री दी। इसके चलते बाहुबलीज ने अपने अपने एरिया में डॉन बन गए। उनके पास लोकल गैंग्स और पॉलिटिकल पावर होता था। वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करते थे, टाइम आने पर ओपोनेंट को मार देते थे। पॉलिटिशियन उनको वोट बैंक की तरह यूज करते थे और बदले में उनको पावर और पैसा मिलता था। इसी टाइम पर बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिहार में मर्डर, किडनैपिंग एक आम बात बन गया। I will try to translate myself in English here. Everybody is appreciating that I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying
जो भी फंड सेंटर से एजुकेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट के लिए आता था उसको मिडिलमैन और नेताओं ने लूट लेते थे। इसके चलते बिहार का डेवलपमेंट आज बाकी राज्यों से काफी पीछे है। अगर हम बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे तो आने वाले भविष्य को खो देंगे। बिहार को इसी दलदल से निकलने के लिए पहले एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह एजुकेशन गरीबी और क्राइम को मिटा देगा। फर्स्ट स्टेप में बिहार में स्कूल और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टीचर का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज में सिविक सेंस और सोशल अवेयरनेस पढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में बिहार को एक नया इकोनॉमिक मॉड्यूल चाहिए जिसमें मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रो प्रोसेसिंग हब, यूथ स्किलिंग प्रोग्राम, हेल्थ केयर, IT हब्स और बॉर्डर ट्रेड जैसे फैसिलिटी हो। अगर बिहार में इंडस्ट्रीज आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गरीबी हटेगा, गरीबी हटेगा तो बिहार का GDP बूस्ट होगा। नंबर 3, गुड गवर्नेंस। मोस्टली जो लोग पावरफुल पोस्ट में है या फिर पॉलिटिकली एक्टिव है उनका विजन क्लियर होनी चाहिए। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स छोड़कर बिहार का डेवलपमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट अपना लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट एंड लॉयल होना पड़ेगा और बिहार का लोगों को भी गवर्नमेंट का साथ देना बहुत जरूरी है, तभी जाकर बिहार का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।